हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम चैप्टर 24 कर रहे थे, अध्याय 24 कर रहे थे। ये आपका हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान सब्जेक्ट है आपका, जो कि इग्नू बीए का है। इसका कोड है BHD 106 या फिर EHD 06। ठीक है, इस कोड में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको एग्जाम में सेम इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये सेम ही कोड है। और 24 चैप्टर के हम काफी क्वेश्चन से कर चुके हैं बाकी के, इसमें जो भी थोड़ा बहुत एक दो बचे हुए हैं क्वेश्चन उनको आज कर लेंगे। फिर अध्याय 25 हम करेंगे। लास्ट 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके इस सब्जेक्ट से, हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान से, वो सभी हम आपको करा रहे हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं आपको जो भी बचे हुए क्वेश्चन इसके हैं वो कंप्लीट में करा दूंगी आपकी एग्जाम से पहले। ठीक है, तो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। वहां प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसके जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसके बाद हम चैप्टर 25 स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये आपका 4th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। इससे पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक तो शब्द आपका है राजभाषा, ठीक है, राजभाषा, और एक राष्ट्रभाषा। ठीक है, इसका वर्णन आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं हम। प्रशासन की भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, प्रशासन की भाषा क्या कहलाती है? प्रशासन की जो भाषा है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। आप ध्यान रखेंगे। अरस्तु सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग होता है तथा राज्य सरकारें जिस भाषा में अपने पत्र याद केंद्र सरकार को तथा केंद्र सरकार प्रशासन अपने संदेश राज्य सरकारों को संप्रेषित करता है, वह राजभाषा कहलाती है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश करिए। जो भी वर्क जो है, जो भी कार्य है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं पत्राचार के लिए, जो भी पत्र व्यवहार होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को करे या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को करे, तो वो जितने भी काम होते हैं पत्राचार के काम, वो सभी क्या कहलाते हैं? वो राजभाषा कहलाती हैं। ठीक है, ये सारे काम राजभाषा में किए जाते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के कार्य होते हैं पत्राचार से रिलेटेड, पत्र व्यवहार से रिलेटेड। ठीक है, राष्ट्रभाषा के लिए कुछ लोग अंग्रेजी शब्द नेशनल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, राष्ट्रभाषा के लिए कुछ लोग किसका यूज करते हैं? कुछ लोग नेशनल लैंग्वेज का भी यूज करते हैं, किंतु यह तो मात्र अनुवाद है। वहीं कुछ लोग लिंगुआ फ्रैंका शब्द का अर्थ राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि लिंगुआ फ्रैंका शब्द जो है, शब्द का अर्थ ही राष्ट्रभाषा है। ठीक है, डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के अनुसार राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, जो डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया हैं ये कहते हैं कि इनके अनुसार जो राष्ट्रभाषा का शब्द है, राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। राष्ट्र की भाषा क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि जो राष्ट्रभाषा की शाब्दिक अर्थ बताते हैं कि राष्ट्र की भाषा। ठीक है, अर्थात वह भाषा जिसका संपूर्ण राष्ट्र में प्रयोग होता हो। ठीक है, एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग पूरे राष्ट्र में किया जाता हो। जब कोई बोली आदर्श भाषा बनकर मानक भाषा का रूप ले लेती है और बाद में उन्नति कर अपने क्षेत्र में व्यापकता स्थापित कर लेती है, तो वह और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। फलतः पूरे राष्ट्र में अन्य भाषी भी इस भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, तो वही भाषा राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेती है। ठीक है, एक ऐसी भाषा जिसे कि देश की सभी लोग इस्तेमाल करते हो, ऐसे लोग भी यूज कर सकें जिनकी भाषा कुछ और हो।
ठीक है, जो कुछ और भाषा बोलते हों वो भी उसका इस्तेमाल करते हों, ऐसी भाषा को क्या बोलते हैं? ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा बोला जाता है। ऐसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। अनुच्छेद 351 में के अंतर्गत, अनुच्छेद 351 आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 351 के अंतर्गत यह निर्देश दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। ठीक है, अनुच्छेद 551 में कहा गया है कि ये जिम्मेदारी संघ की होगी। संघ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो हिंदी भाषा को जितना हो सके उसका प्रचार प्रसार करे और उसका विकास करे, ताकि वह भारत के सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषा की अन्य भाषाओं में उपयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौड़ता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। ठीक है, अनुच्छेद 351 की विशुद्ध व्याख्या। ठीक है, ये भी आप हेडिंग में याद रखेंगे, इसी तरह से आप हेडिंग डालेंगे हाईलाइट करके कि अभी तो हमने क्या देखा था, अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ सरकार के संघ के क्या कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ाए और उसके विकास की तरफ कार्य करे। ठीक है, ये काम बताया गया है कि अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि ये संघ का कर्तव्य है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्तव्य है। और दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि अनुच्छेद 351 में ही उसकी कुछ विशुद्ध व्याख्या भी की गई है। तो इसकी विशुद्ध व्याख्या क्या की गई है? पहला है कि संघ का पहला दायित्व होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, अर्थात संघ शासन शैक्षिक, साहित्यिक आदि स्तरों पर इसके प्रसार का उपाय करे। ठीक है, ये संघ सरकार की जिम्मेदारी होगी। उनका कहा गया है कि उनका ये पहला दायित्व होगा संघ का कि जो भी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के प्रसार को वो बढ़ाएं। ठीक है, और संघ शासन शैक्षिक और साहित्यिक आदि स्तरों पर इसके प्रसार का उपाय करें, ताकि राजभाषा के रूप में इसके प्रसार को बल मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसे राजभाषा के रूप में से बल मिलेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ बताते हैं ये कि संघ का दूसरा दायित्व होगा कि वह हिंदी का विकास इस रूप में करे कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हिंदी को एक बहुभाषी समाज में सभी भाषाओं के बीच सेतु बनना चाहिए। इस अर्थ में यह सही मायने में राष्ट्रीय भाषा होगी। इस तरह का सेतु या संपर्क सूत्र बनाने के लिए उसे सभी भाषा क्षेत्रों की सांस्कृतिक साहित्यिक कृतियां उपलब्ध हों। इस तरह हिंदी देश की प्रमुख भाषा के बाड़मे का आधार बनेगी और उस भाषाओं के बीच सेतु बनेगी। इस प्रकार का विकास योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकता है। इस विकास की स्थिति में सभी भाषाएं दूसरी भाषाओं की सामग्री के लिए हिंदी भाषा को आधार या माध्यम बनाएंगी। ठीक है, तीसरे पॉइंट में बताया गया है इसमें कि संघ का पहला कर्तव्य हो गया संघ का, तीसरा कर्तव्य और तीसरे कर्तव्य में बताया गया है कि संघ का तीसरा कर्तव्य ये होगा, तीसरा दायित्व इसका होगा कि वह हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित करे। ठीक है, ये भी संघ का ही दायित्व है कि वो हिंदी की जो समृद्धि है उसे भी वो सुनिश्चित करे। इसके लिए दो निर्देश तत्व दिए गए हैं। दो निर्देश क्या क्या दिए गए हैं? पहला है
हिंदुस्तानी तथा अष्टम सूची की अन्य 22 भाषाओं के रूप में शैली यानी कि स्टाइल तथा अभिव्यक्ति को आत्मसात करके उसकी समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है, कैसे कैसे उसकी समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकता है? इसकी जो 22 भाषाएं, इसके रूप यानी कि फॉर्म, ठीक है, शैली यानी कि स्टाइल तथा अभिव्यक्ति को आत्मसात करके इसकी समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आपसे कह रहे हैं कि हिंदी भाषा की समृद्धि का दूसरा निर्देशक तत्व यह है कि हिंदी भाषा आवश्यकता अनुसार संस्कृत से तथा गौड़ता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करेगी। ठीक है, आपको पता होगा कि हिंदी भाषा में हम बहुत सारे संस्कृत के शब्द भी यूज करते हैं, अरबी फारसी के भी यूज कर लेते हैं, उर्दू के भी यूज कर लेते हैं। तो ये सारे शब्दों को यूज करने का तात्पर्य यही है कि हिंदी को जैसे भी हो उसे समृद्ध बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ इसमें कहा भी गया है, इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिए कि हिंदी भाषा की समृद्धि का दूसरा निर्देश तत्व है, जो दूसरा निर्देशक तत्व दिया गया है कि हिंदी भाषा आवश्यकता अनुसार, इसको जैसी भी जरूरत होगी वो अपनी आवश्यकता अनुसार ये संस्कृत से तथा गौड़ता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करेगी। ठीक है, वांछनीय शब्द ग्रहण तभी हो सकेगा जब हिंदी में उन भाषाओं का साहित्य आएगा। ठीक है, ऐसा कब संभव होगा? जब हिंदी में ऐसी सारी भाषाओं के साहित्य को लाया जाएगा। अनुच्छेद 351 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 351 है, इसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान मिला हुआ है, जो हिंदी को एक केंद्रीय तथा महत्वपूर्ण स्थान देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। चलिए, ये वाला आपका जो 24वां चैप्टर था, चैप्टर आपका 24 यहाँ पे आपका खत्म होता है। अब हम अध्याय 25 को देखेंगे। ठीक है, अध्याय 25 में के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही। ठीक है, चैप्टर का आपका नाम है चैप्टर का। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है। ठीक है, राजभाषा आयोग को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे कि राजभाषा आयोग के बारे में आपको बताना है। अगर राजभाषा से रिलेटेड कोई शब्द आता है तो आपको यही आंसर करना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344 में किए गए प्रावधान के अनुसार 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग गठन किया गया। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 344 में, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 344 आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 344 के अनुसार 1955 में, ठीक है, 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसमें 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा भाषियों के विद्वानों को प्रतिनिधित्व दिया गया। इस आयोग को अन्य बातों के अलावा यह सिफारिश भी करनी थी कि संघ के कामकाज में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए और कैसे अंग्रेजी का प्रयोग धीरे धीरे कम करते हुए बंद किया जाए। ठीक है, उस टाइम जब हमारा देश आज़ाद हुआ है और जब हिंदी पे काम स्टार्ट किया है गवर्नमेंट, उस समय ये बात की गई है कि इसमें कहा गया है कि जो भी समिति उस समय बनाई गई है, राजभाषा आयोग का गठन हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से धीरे धीरे करके हिंदी को बढ़ावा हम दें और जो इंग्लिश है, अंग्रेजी में जो कामकाज हो रहा है उसे धीरे धीरे करके बंद किया जाए। ठीक है, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं कि ऐसा संभव आज भी नहीं है, आज भी इंग्लिश में काम होते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम जो आयोग बनाया गया था, आयोग का गठन किया गया तो उसमें ये प्रावधान रखा गया था। तो इस आयोग के सामने निम्नलिखित मुद्दे थे। इस आयोग के सामने क्या क्या मुद्दे थे? पहला था कि संघ में हिंदी के किसी
या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग। ठीक है, दूसरा है किन्हीं प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी पर रोक, कि किन किन का प्रयोग हम इंग्लिश में रोक लगाएं और हिंदी में कहाँ कहाँ हम हिंदी का इस्तेमाल करें। थर्ड में बताया गया है कि पत्राचार की भाषा का निर्माण, कि पत्राचार की भाषा क्या होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। आयोग ने कई बैठकों में सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों तथा संस्थाओं में भेंट की और अपना प्रतिवेदन जुलाई 1956 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में निम्नलिखित बातों पर बल दिया था। पहला है, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हिंदी का अनिवार्य शिक्षण। दूसरा आपको बताया गया है, दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि उच्च स्तर पर हिंदी में कार्य करने के लिए पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम को प्रोत्साहन। फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए स्तर तक अनिवार्य ज्ञान। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है सेवा परीक्षाओं में हिंदी का अनिवार्य प्रश्न पत्र। ठीक है, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, सेवा परीक्षाएं हैं, उनमें हिंदी के प्रश्न पत्र को अनिवार्य किया जाए। सिक्स में बताया गया है कि देवनागरी देश की सब भाषाओं के लिए उपयुक्त लिपि होगी। ठीक है, देवनागरी को आप अच्छी तरह जानते होंगे, देवनागरी जो है वो हमारी लिपि है हिंदी की, तो देवनागरी देश की सब भाषाओं के लिए उपयुक्त लिपि होगी। आयोग ने देश की बहुभाषिक प्रकृति का ध्यान रखते हुए विधायी क्षेत्र और न्यायालयों की कार्यवाहियों में तथा विभागों संगठनों द्वारा जनता से संपर्क के लिए क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग पर बल दिया। ठीक है, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनके यूज पर भी बल उस टाइम दिया गया था, जिनको आज भी आप जानते होंगे कि ये सारी जो क्षेत्रीय भाषाओं का भी यूज होता है। ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं का भी यूज किया जाता है हिंदी भाषा के साथ साथ में। चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति के आदेश 1960 का मूल रूप बताते हुए संसदीय समिति की सिफारिशों की चर्चा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 1960 के राष्ट्रपति के आदेश को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, 1960 के अगर राष्ट्रपति के आदेश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर यही करना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4, ठीक है, ये आप याद रखें कि अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अनुसार समिति ने आयोग की सिफारिशों का परीक्षण किया और उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन पर संसद के तीनों सदनों में विचार विमर्श हुआ। 27 अप्रैल 1960 में राष्ट्रपति ने आगामी कार्यक्रमों का संकेत करते हुए आदेश निकाला। ठीक है, विचार विमर्श करने के बाद में 27 अप्रैल, डेट आप याद रखेंगे, 27 अप्रैल 1960 में राष्ट्रपति ने आगामी कार्यक्रमों का संकेत करते हुए अपना आदेश निकाला था। क्या आदेश निकाला था उन्होंने? राष्ट्रपति के आदेश का मूल रूप। ठीक है, राष्ट्रपति का आदेश 1960 गृह मंत्रालय की दिनांक 27 अप्रैल 1960 की अधिसूचना संख्या 28760, ठीक है, 287 समय इसका था। प्रतिलिपि, यहाँ जो इन्होंने प्रतिलिपि निकाली है वो है अधिसूचना। ठीक है, अधिसूचना क्या थी? राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया। ठीक है, जो राष्ट्रपति का आदेश था वो आम लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित हुआ था। आदेश इनका क्या था? नई दिल्ली दिनांक 27 अप्रैल 1960 लोकसभा के 20 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों, ठीक
ठीक है, ये संख्या आप याद रखेंगे कि लोकसभा में कितने सदस्य थे, लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्यों की एक समिति प्रथम राज्यसभा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए और उनके विषय में अपनी राय राष्ट्रपति के समक्ष पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 खंड 4 के उपबंधों के अनुसार नियुक्त की गई थी। ठीक है, समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष 8 फरवरी 1959 को पेश की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति कब पेश की थी, राष्ट्रपति को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 8 फरवरी 1959 को। ठीक है, और राष्ट्रपति ने प्रतिवेदन कब निकाला था, इन्होंने अपना निर्णय दिया था 27 अप्रैल 1960 को। ठीक है, संसदीय समिति की सिफारिशें। अब संसदीय समिति की सिफारिशें क्या क्या थी, पहला इनमें कहा गया है कि राजभाषा के बारे में संविधान में बड़ी समन्वित योजना दी गई। ठीक है, राजभाषा के बारे में जो है एक बड़ी समन्वित योजना दी गई। इसमें इस योजना के दायरे में बाहर जाए बिना स्थिति के अनुसार परिवर्तन करने की गुंजाइश है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर जाए बिना ही हम इसमें कुछ सुधार करने की गुंजाइश इसमें रखी गई है। ठीक है, इस योजना के दायरे से बाहर जाए बिना स्थिति के अनुसार परिवर्तन करने की गुंजाइश रखी गई है। खंड ख में आपको बताया गया है, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है कि विभिन्न प्रादेशिक भाषाएं राज्यों में शिक्षा और सरकारी कामकाज के माध्यम के रूप में तेजी से अंग्रेजी का स्थान ले रही हैं। यह स्वाभाविक ही है कि प्रादेशिक भाषाएं अपना उचित स्थान प्राप्त करें, अतः व्यवहारिक दृष्टि से यह बात आवश्यक हो गई है कि संघ के प्रयोजनों के लिए कोई एक भारतीय भाषा काम में लाई जाए, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि यह परिवर्तन किसी नियम तारीख को ही हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह परिवर्तन किसी खास तारीख को किया जाए, यह परिवर्तन धीरे धीरे इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कोई गड़बड़ी ना हो और कम से कम असुविधा हो। ठीक है, लोगों को कम से कम परेशानी हो और कोई निश्चित तारीख नहीं है, धीरे धीरे इस तरह से परिवर्तन हो ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। ठीक है, किसी को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपसे बताया गया है 1965 तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा और हिंदी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए। ठीक है, 1965 में बताया गया है कि जो अंग्रेजी है वो मुख्य राजभाषा होनी चाहिए और हिंदी सहायक राजभाषा होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि आपको पता है हमारा देश जब गुलाम था, ब्रिटिश का शासन था हमारे यहाँ, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपनी राजकाज की जो भाषा थी, गवर्नमेंट कामकाज की भाषा, उन्होंने अंग्रेजी को बना रखा था। ठीक है, तो एकदम से ऐसा संभव नहीं था कि हिंदी को राजभाषा बना दिया जाए, तो उसे धीरे धीरे अपना स्थान लेना था, इसलिए स्टार्टिंग में ऐसा किया गया। 1965 में हिंदी संघ की मुख्य भाषा हो जाएगी, किंतु उसके उपरांत अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में चलती रहेगी। फिर क्या कहा गया है कि 1965 में, ठीक है, 1965 में कहा गया है कि 1965 में जो हिंदी है वो संघ की मुख्य राजभाषा हो जाएगी और जो इंग्लिश है, अंग्रेजी है, वो सहायक भाषा के रूप में कार्य करती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट भी बताया है आपको कि संघ के प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रोक इस समय नहीं लगाई जानी चाहिए। ठीक है, संघ ने ये भी कहा गया है कि अंग्रेजी के प्रयोग पर कोई रोक नहीं होगी और अनुच्छेद 343 के खंड 3 के अनुसार ये बात भी बताई गई है, ये व्यवस्था है कि ये इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए कि 1965 के उपरांत भी अंग्रेजी का प्रयोग इन प्रयोजनों के लिए
उन्हें संसद विधि द्वारा उल्लेखित करें तब तक होता रहे जब तक कि वैसा करना आवश्यक हो। ठीक है, ये भी कहा गया है कि 1965 के बाद भी इंग्लिश का यूज होता रहना चाहिए, कि इंग्लिश का यूज होता जब भी जहां भी जैसी आवश्यकता हो, आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार इंग्लिश का यूज होता रहे। ठीक है, ऐसा ही प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि अनुच्छेद 351 का यह उपबंध कि हिंदी का विकास ऐसे किया जाए कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ठीक है, हिंदी का इस तरह से उपयोग हो, ये बात किसने बताई गई है? अनुच्छेद 351 में ऐसा कहा गया है कि हिंदी का इस तरह से यूज होना चाहिए, इस तरह से हिंदी का विकास हो ताकि भारत के सभी जो भी सामाजिक और संस्कृत कारण हैं, या भी जो भी सामाजिक और संस्कृत कारण हैं, सब में ही ये अभिव्यक्ति का काम कर सके, अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण यह है और इस बात के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि सरल और सुबोध शब्द काम में लाए जाएं। ठीक है, ऐसा बताया गया है कि ऐसा किया जाना चाहिए कि ऐसे शब्दों का यूज होना चाहिए कि जो सभी को समझ में आए। ठीक है, जो सभी के लिए सरल हो और सभी उसे आसानी से समझ सके। रिपोर्ट की प्रतियां संसद के दोनों सदनों के पटल पर 1959 के अप्रैल मास में रखी गई थी और रिपोर्ट पर विचार विमर्श लोकसभा में 2 सितंबर से 4 सितंबर 1959 तक और राज्यसभा में 8 और 9 सितंबर 1959 को हुआ था। ठीक है, इस तरह के आप ये डेट थोड़ा सा याद रखिएगा कि विचार विमर्श जो लोकसभा में हुआ है वो कब से हुआ है? 2 सितंबर से 4 सितंबर के बीच। ये सन तो एक ही ऊपर चला रहा था, याद हो गया होगा आपको, 1959। और वहीं पर जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 8 से 9 सितंबर के बीच में हुआ है, सन सेम है। ठीक है, लोकसभा में इस पर विचार विमर्श के समय प्रधानमंत्री ने 4 अप्रैल 1959 को एक भाषण दिया था। राजभाषा के प्रश्न पर सरकार का जो दृष्टिकोण है उसे उन्होंने अपने इस भाषण में मोटे तौर पर व्यक्त किया था। ठीक है, राजभाषा के रूप का जो भी उन्होंने उनका अपना दृष्टिकोण था, सरकार का अपना दृष्टिकोण था, उन्होंने अपने भाषण में मोटा मोटा बताने का प्रयास किया था। दूसरे पॉइंट में आपको बताया गया है कि अनुच्छेद 344 के खंड 6, ठीक है, खंड 6 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति की रिपोर्ट पर विचार किया गया है। राष्ट्रपति की जो रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, इस पर जो विचार किया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद आपका 344 खंड 6 में बताया गया है। और राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर समिति द्वारा व्यक्त राय को ध्यान में रखकर इसके बाद निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे कहता है शब्दावली। ठीक है, थर्ड पॉइंट में शब्दावली के बारे में बताया गया है कि आयोग की जिस मुख्य सिफारिशों को समिति ने मान लिया वे का शब्दावली तैयार करने में मुख्य लक्ष्य उसकी स्पष्टता, यथार्थता और सरलता होगी और सरल होनी चाहिए। ठीक है, इस शब्दावली में कहा गया है कि इसकी आयोग की जिन मुख्य सिफारिशों को समिति ने मान लिया है, जिन सिफारिशों को समिति द्वारा मान लिया गया है, उसमें कहा गया है कि इसमें कुछ खंड बनाए गए हैं का खा गा, जिसमें का में बताया गया है कि शब्दावली तैयार करने में मुख्य लक्ष्य उसकी स्पष्टता का होगा। ठीक है, ये शब्द आप याद रखेंगे। कुछ जो शब्द इसमें आ रहे हैं जैसे स्पष्टता, यथार्थता और सरलता। ठीक है, स्पष्टता, यथार्थता और सरलता शब्द की जो बात की गई है वो फर्स्ट पॉइंट में की गई है, पॉइंट का में की गई है। अब खा के अंदर क्या कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शब्दावली अपनाई जाए
ठीक है, यहाँ अंतरराष्ट्रीय शब्दावली की बात की गई है। अंतरराष्ट्रीय शब्दावली अपनाई जाए या जहां भी आवश्यक हो अनुकूलन कर किया जाए। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है खंड खा में कहा गया है कि तो अंतरराष्ट्रीय शब्दावली अपनाई जाए और जहां जिस तरह की आवश्यकता हो, जैसी भी जरूरत हो, वहां अपनी आवश्यकता अनुसार उसे थोड़ा बहुत लचीला बनाया जा सकता है। ठीक है, अनुकूलता उसमें लाई जा सकती है। गा में कहा गया है कि सब भारतीय भाषाओं के लिए शब्दावली का विकास करते समय लक्ष्य यह चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखना चाहिए कि उसमें जहां तक हो सके अधिकतम एक रूपता हो। ठीक है, जहां तक संभव हो उसमें क्या हो, एक रूपता हो। और घा में कहा गया है कि हिंदी और अन्य भाषाओं की शब्दावली के विकास के लिए प्रयत्न किए जाएं। ठीक है, खंड घ में क्या बताया गया है आपको कि हिंदी और जो दूसरी भाषाएं हैं उनके विकास के लिए प्रयास किए जाएं। इसके अतिरिक्त समिति का यह भी मत है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सब भारतीय भाषाओं में जहां तक एक रूपता होनी चाहिए। ठीक है, समिति का ये भी कहना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं में एक रूपता होनी चाहिए उसकी भाषाओं में, उनकी शब्दावली में। और शब्दावली लगभग अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय शब्दावली जैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, ये बात भी इसमें कही गई है कि जो शब्दावली हो वो कैसी हो, अंग्रेजी या फिर दूसरी जो अंतरराष्ट्रीय शब्दावली जैसी ही कुछ होनी चाहिए। इस दृष्टि से समिति ने यह सुझाव दिया कि इस क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए काम में समन्वय स्थापित करने और उसकी देखरेख के लिए और सब भारतीय भाषाओं को प्रयोग में लाने की दृष्टि से एक प्रमाणिता शब्दकोश निकालने के लिए ऐसी स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, उन्होंने इस तरह की व्यवस्था के बारे में भी कहा गया है कि ऐसे शब्दकोश को तैयार किया जाना चाहिए जो कि जिसे कि सभी लोग समझ पाएं, जान पाएं और उसमें उसको अपना सकें। ठीक है, जिसके सदस्य मुख्यतः वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद हों। ऐसे सदस्यों को शामिल करने की बात की गई है जो वैज्ञानिक हों और प्रौद्योगिकीविद हों, जिन्हें इन चीजों का ज्ञान हो। शिक्षा मंत्रालय को निम्नलिखित विषय में कार्यवाही करनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के बारे में बताया गया है कि उन्हें क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो फर्स्ट इसमें दिया गया है आपको, अब तक किए गए काम पर पुनर्विचार और समिति द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांतों के अनुकूल शब्दावली का विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि जो भी अभी तक जो भी काम हुए हैं उन पर फिर से विचार होना चाहिए और विचार होने के बाद जो शब्दावली है उसका विकास किस बेस पर होना चाहिए। उस शब्दावली का विकास वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी किया जाना चाहिए, इस दृष्टि से भी होना चाहिए, जिनका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की बात की गई है, जिसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी होता है। कम से कम परिवर्तन के साथ अपना लिया जाए। और ये भी बात की गई है कि जितना भी संभव हो कम से कम उसमें चेंजेस हो और उसे अपनाया जाए। दूसरे पॉइंट में बताया गया है इसमें आपको कि शब्दावली तैयार करने के काम में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबंध करने के विषय में सुझाव देना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कहता है कि विज्ञान और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए समिति के सुझाव के अनुसार स्थायी आयोग का निर्माण। ठीक है, विज्ञान और तकनीकी के हिसाब से विज्ञान और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए भी समिति के गठन का सुझाव यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे आप हेडिंग को ऐसी हाईलाइट करके लिखेंगे अच्छे से। ठीक है, ताकि हेडिंग अगर आप अच्छे से डालेंगे तो जो भी आपको याद रहता है उसे आप लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है,
तो ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, ये क्वेश्चन इसका आंसर भी काफी बड़ा है, तो हम इसको यहीं तक आज रहने देते हैं। ठीक है, बाकी का जिसका बचा हुआ पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। अगर इसको करेंगे तो 1 घंटे का वीडियो आपका हो जाएगा। 34 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके आगे का जो ये पार्ट है वो आप दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम यहीं तक आज रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।